10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। मैं हूं आंचल गुलाटी। दोपहर के 2 बज चुके हैं। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है न्यूज पंच, जहां सत्य और तथ्य के साथ खबरों की जड़ तक पहुंचने की हम करते हैं कोशिश। तो बिना आपका समय जाए किए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। मां का अपमान एक बार फिर बिहार विवादों में, क्योंकि बिहार और बीड़ी पर मचा है घमासान। क्या है पूरी खबर, जानिए न्यूज पंच में हमारे साथ। तो एक ट्वीट किया गया है केरल कांग्रेस की तरफ से, इसी वजह से बवाल मचा हुआ है। हालांकि उसके बाद माफी भी मांगी गई, लेकिन क्या है ये पूरा ट्वीट, आखिरकार कांग्रेस का जो केरला का धड़ है उसे वापस क्यों लेना पड़ा, इस पर करेंगे बात। सरकार का त्वरित एक्शन, मणिपुर में खत्म हुई टेंशन, इस पर भी करेंगे बात कि आखिरकार त्रिपक्षीय समझौता कैसे नए रूप के साथ एक नई सुबह लेकर आया है मणिपुर की जनता के लिए। और बन गया है कॉलेज नंबर 1 कौन, IIT मद्रास। NIRF की जो रैंकिंग सामने आई है उसके जरिए इस पर भी करेंगे हम तफसील से चर्चा। चलिए टॉप लाइन के बाद बात करते हैं अब बिहार से। ब से बीड़ी और ब से ही होता है बिहार। और कुछ ऐसा ही ट्वीट किया गया जो केरल में कांग्रेस का धड़ा है, और कांग्रेस ने एक्स पर जब पोस्ट किया तो राजनीतिक बवाल मच गया। बीजेपी का पलटवार है, भड़कती हुई नजर आई। तमाम जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिहार का ही नहीं, वहां की जनता के सम्मान पर चोट है, उनका अपमान है, और इसीलिए इसे JDU और जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि ये जो कांग्रेस की मानसिकता है बिहार विरोधी है, उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं परिचायक है जब हम बिहार के विरोध की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये ट्वीट क्या किया गया। आप ट्वीट देख सकते हैं, कांग्रेस केरला का जो एक्स हैंडल है उससे इसे ट्वीट किया गया। हालांकि ये ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया है। तो बिहार का अपमान अब नहीं भूलेगी वहां की जनता, क्योंकि GST रिफॉर्म्स में जैसे बीड़ी पर जो टैक्स घटाया गया था उसको लेकर तंज किया है जो केरला का कांग्रेस का धड़ा है उसने, और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके एक टेबल बना दिया जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि इसमें टैक्स को कम किया गया। लेकिन GST रिफॉर्म को उन्होंने व्यवहारिक तौर पर या सकारात्मक तौर पर ना लेकर उसे बिहार से जोड़ दिया और बीड़ी से बिहार की तुलना की। ये आपत्तिजनक टिप्पणी जो है उसकी वजह से कांग्रेस एक बार विवादों में है, क्योंकि बीजेपी ने इसे बिहार और बिहार की जो जनता है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया, उसकी भावनाओं को आहत करने वाला बताया, क्योंकि यहां बात GST रिफॉर्म्स की थी और सम्मान के लिए जाना जाता है बिहार, ब से बुद्धि के लिए जाना जाता है बिहार, ये कहना है वहां पर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। JDU का भी यही मानना है, और इसीलिए अब हर जगह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने आप को विवादों में डाला, और अभी हाल ही का विवाद तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर शब्द कहे गए थे। तो ये इस टेबल के जरिए आप समझिए कि बीडीज इन बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। हम जानते हैं कि कुछ विलासिता से जुड़े ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्स लगाया गया, उसी से ये कंपैरिजन करने की कोशिश की गई। हालांकि उसके बाद इस ट्वीट को हटा दिया गया, लेकिन इस ट्वीट से अब बिहार से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत हुई, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है और साफ तौर पर एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय कांग्रेस ने दिया, ऐसा मानना है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं।
सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर लिखा कि देश के सामने लगातार उजागर क्या हो रहा है? उजागर हो रहा है कांग्रेस का दोगलापन, उसका वो चेहरा। और पहले उन्होंने जो प्रधानमंत्री की पूजनीय माता जी हैं उनका अपमान किया, अब पूरे बिहार का अपमान किया। और ये असली चरित्र है कांग्रेस का। यही बात जो सम्राट है वो कह रहे हैं और लगातार से जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेश, एक बार फिर से कांग्रेस ने बिहार की जनता की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। आखिरकार जब इस ट्वीट को किया गया, क्या सोच थी? और उसके बाद इस ट्वीट को वापस भी जो है हटा लिया गया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस ने। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि दरभंगा में किस तरीके से एक शर्मनाक हरकत की गई कि प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया और उसको लेकर के कल ही बिहार में एक बड़े बंद का आयोजन एनडीए महिला मोर्चा के द्वारा किया गया, जिसमें आम जो महिलाएं हैं, जो आम लोग हैं, उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा दिखी और स्वतः स्फूर्त जो बंद है वो देखने को मिला और पूरी जनता उनके इस शब्द से आहत थी। और दूसरी तरफ आज लगभग आज सुबह ये केरल कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया। इस ट्वीट ने एक बार फिर से लोगों के जो घाव थे उसको हरे कर दिए हैं। इस तरह के आपत्तिजनक ट्वीट केरल कांग्रेस ने कर करके बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि अगले 1 से सवा महीने में लगभग चुनाव की घोषणा होनी है। और ऐसे में कांग्रेस और राजद दोनों के लिए ये ट्वीट जो है वो गले की हड्डी बन गई है। वो न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है और यही कारण है कि इस ट्वीट पे अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और राजद की तरफ से भी अभी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि भाजपा के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने खुल करके ट्विटर हैंडल पर इसका विरोध किया। इसके साथ ही तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो लगातार इस ट्वीट को लेकर के महागठबंधन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी मधुरेश, बिहार की जनता, बिहार के लोग जाने जाते हैं अपनी मेहनत के लिए। जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से ये धरती है सिवान की जहां से हम सम्मान की बात करते हैं, और उसी धरती से जुड़े लोगों का जिस तरह से अपमान किया गया और ये जो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का दोगलापन है उसकी तरफ भी इशारा करता है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने अभी ये बात ट्वीट में भी लिखी है और जिस तरीके से आम लोगों की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम किया गया है इस ट्वीट में। आप ध्यान से देखें, अगर ट्वीट में जिस तरीके से बिहारियों को टोबैको के साथ में, तंबाकू के साथ में मैच करने की कोशिश की गई है, ये बेहद निंदनीय है। आप किसी भी राज्य को किस ये लोगों की छवि इस तरीके से जब आप बनाने की कोशिश करते हैं, पिछले हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो साउथ के कई लीडर जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे, उनकी भी छवि ऐसी सी ही रही है। वो लगातार बिहारियों को लेकर के आपत्तिजनक बातें कहते रहे हैं और ये ट्वीट जो है ये निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में बिहार में सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं बल्कि राजद के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि ये इस ट्वीट ने आम लोगों को सीधे आहत किया है, उतना ही आहत किया है जितना प्रधानमंत्री बिल्कुल। और साफ तौर पर आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके मंच से ये मुद्दे जरूर गूंजेंगे, क्योंकि आप जनता के बीच आकर जनता से ये वादा करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये बात की हमने साफ तौर पर, जब हम देखें कि कैसे बिहार में लगातार विवादों में जो कांग्रेस के बयान हैं उसकी वजह से मुश्किलों में खुद उनकी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां से मुश्किलें अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो है मणिपुर। सरकार का बड़ा एक्शन प्लान जहां पर मणिपुर में अब टेंशन खत्म होती हुई नजर आ रही है और मणिपुर में शांति की ये जो नई राह है, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ त्रिपक्षीय समझौते को लेकर, क्योंकि त्रिपक्षीय समझौते पर सरकार ने मोहर लगा दी। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि जो नई शांति की राह है आखिरकार ये कैसे हुई। तो मणिपुर में मैतेई कुकी जो दो समुदाय थे उनके बीच तनाव था। ये तनाव पुराना है और मई 2023 से तनाव की वजह से
राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 जो था उसे बंद कर दिया गया था आवाजाही के लिए। तनाव और हिंसा की वजह से हजारों लोग जो थे वो बेघर हुए और बेघर होने की वजह से हमने देखा कि वो राहत शिविर यानी कि शेल्टर होम्स थे वहां पर रहने के लिए मजबूर थे, उन्हें वहां पर मजबूरीवश रहना पड़ रहा था। अब राजमार्ग बंद होने से होता क्या है, जो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ सामान है, रोजमर्रा की चीजें, उसकी जो सप्लाई होती है, सप्लाई चेन, उसमें कहीं ना कहीं बहुत रुकावट आती है। आम लोगों की आवाजाही, आप देखिए, आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल तो कनेक्टिविटी के बिना हो नहीं सकता, और ऐसे में केंद्र के साथ बातचीत के बाद ये रास्ता निकाला गया कि आखिरकार दोनों जो समुदाय हैं उनके हितों और उनके सुझावों को लिया गया। कुकी जो काउंसिल गृह मंत्रालय के बीच कई दौर की जो है वो बातचीत हुई, कई दौर तक ये बातचीत चली है, और मणिपुर को नागालैंड से जोड़ता है NH2। तो देखिए कि मणिपुर और नागालैंड के रास्ते को जोड़ने वाला NH2 जो सेतु है ये बहुत जरूरी है। तो ये पूरा मामला का लबो-लुबाब ये था, लेकिन आप समझते हैं जिस त्रिपक्षीय समझौते की हम बात करें इतना जरूरी क्यों था? तो केंद्र राज्य सरकार और उसके साथ केनो और UPS के बीच ये समझौता हुआ। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के तहत नियमों को तय किया गया। इन नियमों को तय करना बेहद जरूरी था क्योंकि 1 साल के लिए इन नियमों को तय किया गया है और बातचीत के जरिए हल निकाला गया, क्योंकि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना प्रतिबद्धता है, यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है। वही राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जो आवाजाही है उसको फ्री बनाने के लिए, उसको ताकि तकलीफ ना हो आने जाने वाले लोगों को, ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ। और उग्रवादी शिविरों को दूसरी जगह हटाना, ये त्रिपक्षीय समझौते की एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक माना गया है इसे। और साथ ही साथ संघर्ष वाले इलाकों से भी 7 कैंपों को हटाया जाएगा और वहीं CRPF और BSF के जो कैंप्स हैं उसमें हथियारों को जमा किया जाएगा। यानी कि त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत इन तमाम जो पॉइंटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया और विदेशी नागरिकों की जांच करने का दावा भी ये त्रिपक्षीय समझौता कहता है, ताकि दोनों जो समुदाय हैं उनके हितों को नुकसान ना हो, उन्हें तकलीफ ना हो। तो मणिपुर में शांति की ये नई राह 3 मई 2023 को जब जातीय संघर्ष बढ़ा था, उसके बाद केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी जो समूह है उनके बीच ये समझौता हुआ है ताकि आने वाले सालों में लोगों को आसानी हो। और कुकी जो परिषद है उसने NH2 को खोलने के लिए हामी भर दी और समझौते के बाद मणिपुर के लिए ये नई शांति की एक नया सवेरा, एक नई सुबह, नई उम्मीद की किरण होगी। और ये जो कुकी जो काउंसिल है उसने शांति का दावा किया है और आम लोगों के लिए ये राहत होगी, क्योंकि जब आपके NH2 पर निर्बाध आवाजाही होगी, सामान की पहुंच आसान होगी। आप देखिए कि बहुत से लोग उस रास्ते से ट्रैवल करते होंगे अपने काम के लिए। आप अगर बीमार हैं, आपको जाना है, तो उस NH2 यानी उस राजमार्ग की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मणिपुर में हालात को सामान्य करने के लिए ये त्रिपक्षीय समझौता बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण, और इससे जो शेल्टर होम्स में लोग रह रहे हैं ये उनके लिए भी एक राहत से जुड़ी हुई खबर मानी जा रही है। और इससे जो संघर्षपूर्ण समूह हैं उनमें भी शांति बहाली की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, त्रिपक्षीय समझौता जिस पर मोहर लगी है, ये किस तरह से मणिपुर के लिए शांति बहाली का रास्ता खोलेगा? देखिए आंचल, आप देखें कि लंबे समय से जो NH2 है वो बंद था और उसके कारण तमाम तरह की मुश्किलें भी मणिपुर में आ रही थीं। बड़ी संख्या में जो पहाड़ी इलाके के लोग थे, मैदानी इलाकों में जाना चाहते थे, या मैदानी इलाकों के लोग थे, उनको पहाड़ी इलाकों में अगर कोई काम के सिलसिले में जाना पड़ता था तो तमाम मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता था। रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी भी एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहत शिविरों तक ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि 2023 के बाद जो अब स्थिति है वो बेहतर होती प्रतीत हो रही है। शांति बहाली के लिए ये जो प्रयास है, ख़ासतौर से कुकी जो काउंसिल है जिन्होंने फैसला किया है कि वो अब आवाजाही
पर किसी भी तरीके से रोक नहीं लगाएंगे। और यहाँ तक कि आप देखें कि केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर से ये कहा भी गया है कि जितने भी उग्रवादी संगठन से जुड़े जो लोग हैं, खास तौर से हिंसा प्रभावित इलाकों में, उनका एक तरीके से पहचान की जाएगी, भौतिक उनका सत्यापन किया जाएगा। और अगर उनको अपने इलाकों से बाहर जाना है तो उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो संबंधित पुलिस है उसको देनी होगी। इसके साथ ही हथियारों को उनको जमा कराना होगा, बीएसएफ या दूसरे जो हमारे सुरक्षा जवान वहाँ पर तैनात हैं। तो उस लिहाज से ये एक बड़ा कदम है। बड़े लंबे समय से जो लोग हैं उनकी आस थी कि इस तरह का कोई समझौता हो ताकि जो लोग हैं वो निर्बाध रूप से आ जा सकें और तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो जा सकें। आप देखें कि ये रास्ता नागालैंड तक जाता है और इसके अलावा पूर्वोत्तर के जो दूसरे राज्य हैं उनसे जुड़ता है। तो एक तरीके से मणिपुर में लाइफलाइन है। और जब जो कुकी जो काउंसिल है अगर इस पर सहमति हुई है तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में शांति बहाली का ये एक बड़ा प्रयास साबित होगा। यही कारण है कि लंबे समय से जो लोग हैं वो इसकी मांग भी कर रहे थे। और आप देखें केंद्र सरकार, इसके अलावा मणिपुर सरकार और कुकी जो काउंसिल, उन्होंने ये एक समझौता किया ताकि आवागमन में किसी तरह की कोई प्रतिबंध न हो और NH2 निर्बाध रूप से लोग उसका प्रयोग कर सकें। तो उस लिहाज से ये बड़ा कदम है और आने वाले समय में शांति बहाली के लिए एक बड़ा प्रयास है। बहुत संक्षिप्त में आप जानना चाहेंगे नीरज कि आखिरकार ये कुकी और मैती समुदाय का जो विवाद है, ये विवाद साल पुराना है और इस विवाद के चलते ही ये फैसला लिया गया था। लेकिन अगर इस विवाद को खत्म करने की बात की जाए तो किस तरह से रोड मैप सरकार तैयार करने की बात कर रही है? देखिए, इस पर लगातार प्रयास भी चल रहा है। आप देखें गृह मंत्रालय लगातार संबंधित जो पक्ष हैं उनके साथ बैठकें भी कर रहा है और ये जो शांति बहाली के लिए जो समझौता हुआ है NH2 को खोलने का, उसको लेकर भी एक लंबी जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। तमाम बैठकें हुई हैं, उस बैठक के बाद इस समझौते पर पहुंचे हैं। और आने वाले समय में भी आंचल लगता है कि जिस तरीके से दोनों समुदाय के अंदर मतभेद है, कई सारी बैठकें दोनों समुदायों को लेकर हुई हैं, अलग अलग गृह मंत्रालय ने बैठक करी है, फिर दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर बैठक करी है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि मणिपुर पहले जैसा होगा, पहले की तरह शांत होगा और इसके लिए गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। और खासतौर पर इस त्रिपक्षीय समझौते से जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है नीरज। देखिए, बिल्कुल खबर है। आप देखें कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं वो राहत शिविरों में रह रहे हैं और जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं ज़रूरत की चीज़ें उन तक आसानी से पहुंच पाएँ, ज़रूरत की चीज़ें उनको कह सकते हैं कि आराम से उपलब्ध हो पाएँ। तो उसके लिए ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण था और NH2 का खुलना। और आप देखें कि जो उग्रवादी संगठन है, खासतौर से हिंसा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो शिविर हैं उनको भी दूर करने की बात की गई है कि वो NH और या इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं उनसे अपने कैंपों को दूर लेके जाएंगे, अपने हथियारों को डालेंगे और अगर उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा सख्त की जाएगी। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि मणिपुर की शांति के लिए, मणिपुर के सौहार्द के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो मणिपुर के लिए द्विपक्षीय समझौता आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब हम शांति बहाली को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात करते हैं मणिपुर की जनता के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और एक और फैसला और एक और हम कहें अच्छी खबर वो ये है, वो NIRF की रैंकिंग है 2025, जिसमें हमने देखा कि देश के कई जो टॉप कॉलेज हैं उनको लेकर, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें IIT मद्रास बाजी मारता हुआ नजर आया नंबर 1। और इसमें श्रेष्ठता के लिहाज से कई ऐसे मानक हैं जिनके जरिए इस रैंकिंग को जारी किया जाता है और इस रैंकिंग का ये 10वां संस्करण है। तो देश के टॉप कॉलेज की अगर बात किया तो शिक्षा मंत्रालय ने NIRF की ये रैंकिंग जो है उसे जारी किया। ये इस रैंकिंग का 10वां संस्करण है। देश के जब तमाम टॉप कॉलेज कंप्लीट करते हैं, अब उसमें 9 कैटेगरीज और 8 डोमेन्स में करीबन सर्वश्रेष्ठ संस्थानों का चयन किया गया। अब इसमें 14,000 से ज़्यादा संस्थानों ने भागीदारी की, पार्टिसिपेट किया। और NIRF रैंकिंग 2025 की अगर हम बात करें तो 2015 में कमेटी बनाकर 5 पैरामीटर्स जो थे, 5 अलग अलग पैरामीटर्स के एम्बिट में इस रैंकिंग की शुरुआत की गई। 2016 में जारी की गई थी ये पहली रैंकिंग और रैंकिंग के 10 साल यानी 1 दशक पूरा होने के बाद हमने देखा कि ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो मद्रास है IIT, उसने
बाजी मारी है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु शीर्ष यूनिवर्सिटी उसका तमगा हासिल किया, और वहीं इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास जो है वो शीर्ष पर है। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो आईआईएम अहमदाबाद जो है वो सरताज बनता हुआ नजर आ रहा है इस रैंकिंग के हिसाब से। और दिल्ली का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके नॉर्थ कैंपस का हिंदू कॉलेज उसे बेस्ट कॉलेज का जो अवार्ड है उसके पुरस्कार से अलंकृत किया गया। मेडिकल श्रेणी की अगर बात की जाए तो उसमें एम्स जो है वो शीर्ष पर नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जब देश के टॉप कॉलेजेस को इस तरह का एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो बताता है कि किस तरह से शिक्षण और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें किस तरह से और मजबूत किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निशांत सौरभ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है इससे जुड़ा हुआ। कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो इंस्टीट्यूशंस 17 कैटेगरी में अच्छे कर रहे हैं उनको आज हमने सम्मानित किया। भारत की पूंजी, भारत की उच्च शिक्षा की ताकत है। भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता को लेके भारत की इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसमें काम कर रहे हैं। उनकी धीरे धीरे इनोवेशन से भारत की आवश्यकता पूरा हो, भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े, भारत में स्वदेशी चीज़ों की निर्माण हो। इसीलिए भारत की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बहुत रोल है और आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगी। रैंकिंग भी उस दिशा में एक पहल है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं। निशांत का रुख करते हैं। निशांत, NIRF की जो रैंकिंग जारी की, साफ तौर पर शिक्षक के तौर पर भारत में ये क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयां छूता हुआ, और IIT मद्रास की अगर बात की जाए तो ओवरऑल कैटेगरी में बाजी मारी है। जी आंचल, देखिए IIT मद्रास की अगर बात करें तो ये जो NIRF रैंकिंग का 10वां संस्करण है और पिछले लगातार 7 साल से IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पर बना हुआ है। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में पिछले 10 साल से ये 10वां संस्करण था इस साल, और 10 साल लगातार इंजीनियरिंग के कैटेगरी में IIT मद्रास नंबर 1 संस्थान बना हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें इनोवेशन, नवाचार की बात करें तो नवाचार में भी IIT मद्रास नंबर 1 है, और रिसर्च शोध करने वाले संस्थानों की बात करें तो उसमें भी IIT मद्रास दूसरे नंबर पर है। तो जाहिर तौर पर ये जो NIRF रैंकिंग का जो 10वां संस्करण कल जारी किया गया उसमें IIT मद्रास ने अपना दबदबा लगातार बरकरार रखा है, और निश्चित तौर पर ये IIT मद्रास के लिए एक गर्व की बात है। उसके अलावा अगर बात करें कॉलेजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें होती है कि कौन सा कॉलेज देश में नंबर 1 पे है। तो कॉलेजों की बात करें तो जो टॉप के 10 कॉलेज में 6 कॉलेज दिल्ली के हैं। इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिसमें हिंदू कॉलेज है, उसके अलावा मिरांडा हाउस है, तीसरे नंबर पर हंसराज कॉलेज है, चौथे नंबर पर किरोरीमल कॉलेज है, 5वें नंबर पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। तो शुरू के टॉप के जो 5 कॉलेज है वो सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज है, दिल्ली के ही कॉलेज है। और उसके अलावा बाकी जो नीचे की जो 5 रैंकिंग है उसमें भी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है। तो टॉप 10 में 6 दिल्ली के ही कॉलेज है। तो उसके अलावा रिसर्च की कैटेगरीज हैं और इनोवेशन की कैटेगरीज है, उसमें भी जो दिल्ली का IIT दिल्ली है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और इस साल एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी 2025 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य, उस पर भी एक रैंकिंग आई, उसमें भी IIT मद्रास नंबर 1 स्थान पर काबिज हुआ। तो ये जो रैंकिंग की अगर बात करें उसमें इस साल 7,600 से अधिक संस्थानों ने NIRF रैंकिंग के लिए अप्लाई किया था, जो कि पिछले साल के मुकाबले ये संख्या करीब 30% अधिक है। ये दर्शाता है कि NIRF रैंकिंग की जो पॉपुलैरिटी है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। और उसमें और अहम बात यह है कि जो ये तमाम जिन 10 कॉलेजों को आप नाम रहे उसमें मेरा भी कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज, और बड़ी गर्व की अनुभूति होती है जब इस तरह से आपके कॉलेज को एक्नॉलेजमेंट मिलता है। लेकिन वो तमाम पैरामीटर्स क्या रहे निशांत जिनके नज़रिए से ये रैंकिंग जारी की गई है? जी आंचल, देखिए जो NIRF की रैंकिंग जो जारी होती है वो उसमें मुख्यतः ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में के पैरामीटर्स होते हैं।
उन 5 कैटेगरीज में 90 पैरामीटर्स होते हैं। तो जिन 5 ब्रॉड कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो एक कैटेगरी है टीचिंग लर्निंग, कि आपके यहाँ स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है, और उसमें खास तौर पर जो डॉक्टोरल स्टूडेंट्स यानी पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, आपके यहाँ उसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग में कितना ध्यान दिया जाता है, शिक्षण का तरीका क्या है उसके ऊपर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसर्च पर कितना जोर है, रिसर्च पर काफ़ी अधिक फोकस किया गया है। आपके यहाँ से कितने पेटेंट फाइल होते हैं आपके संस्थान से, जो रिप्यूटेड जर्नल्स है उसमें कितना पब्लिकेशन आपके फैकल्टीज़ का होता है, उसमें होता है। उसके अलावा जो आउटरीच और इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, और उसके अलावा जैसे दूसरे राज्यों से या अन्य देशों से आपके यहाँ कितने छात्र पढ़ने आते हैं, महिला छात्रों की संख्या कितनी है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की संख्या कितनी है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके संस्थान में है, ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो पीयर परसेप्शन, ये भी एक क्राइटेरिया है कि जो एकेडमिक जगत में और जो एम्प्लॉयर्स के बीच आपका परसेप्शन क्या है, ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग से आपके कॉलेज को या जिस तरह के शिक्षण संस्थान है, वैश्विक पटल पर भी एक अलग पहचान मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया निशान, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो श्रेष्ठ शिक्षा की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो लगातार हर लिहाज से भारत अपने आप को सर्वांगीण विकास के तौर पर स्थापित करता हुआ। फिलहाल आज के न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।